This is an ABP Life podcast. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। इसमें भी ज्यादातर युवा शिक्षित हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं और भी डिटेल में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज के FYI में, जहां जानेंगे आखिर कितनी क्रेडिबल है ILO की ये रिपोर्ट, क्या कहता है ये डेटा, क्या कारण है कि 83% शिक्षित युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं, आखिर ये बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है। आइए इन पहलुओं पर बात करें। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं मनीष कुमार, मैं मानसी का सहयोगी जी, और एबीपी लाइव में ही ये बिजनेस की खबरों की अच्छी जानकार हैं। और आपसे सर सबसे पहले जो मैं सवाल लेना चाहूंगी वो यही, हमेशा जब भी कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं सबसे पहले हम सवाल उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर खड़ा कर देते हैं कि ये तो बाहर की रिपोर्ट है या कहीं की है और हम इस पर बिलीव नहीं करते। आपसे जानना चाहूंगी ILO कितना क्रेडिबल है, ये जो रिपोर्ट आई है ये कितनी क्रेडिबल या इम्पोर्टेंट है? बहुत ही क्रेडिबल है मानसी, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जब ILO कोई भी रिपोर्ट जारी करती है वो बहुत ही मायने रखता है। इंटरनेशनल संस्था है ILO, जिसके सभी देश उसके सदस्य होते हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रोजगार की स्थिति किसी देश में क्या है, वहाँ पे किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जाना चाहिए, तमाम बातें जो है ILO अपनी रिपोर्ट्स में बताता है। हर साल ये इस तरह की रिपोर्ट्स वो जारी करता है। और अभी जो रिपोर्ट ILO की आई है, और वो भी ठीक देखिए लोकसभा चुनाव के पहले, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है और पिछले ही महीने मार्च महीने में रिपोर्ट जो जारी किया गया है, जिसमें ILO जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर देश में जो युवा जो है उनमें रोजगार के हालात को लेकर एक डेटा जारी किया है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। और बिल्कुल, और इसमें बताया गया है कि देश में 83% यानी 83% जो युवा वर्कफोर्स हैं वो बेरोजगार हैं। ये बहुत ही संवेदनशील ये बात है। हमारे राजनेताओं को, हमारी सरकारों को ये सोचना होगा कि जो बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं, माता पिता जिन अरमान के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अगर वो जॉब मार्केट में जॉब अगर लेने के लिए जा रहे हैं, उनको जॉब ना मिले तो फिर उस शैक्षणिक व्यवस्थाओं का क्या होगा। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि ये जो 83% युवा हैं बेरोजगार, ये शिक्षित हैं। ये शिक्षित हैं और इसीलिए, और सबसे बड़ी बात, तब से इस बात को लेकर जगह जगह पे तमाम अर्थशास्त्री सब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और सभी चिन्हित कर रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसको सरकारों को लेकर सोचना होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यही कहेगी कि कुल बेरोजगार युवाओं में सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं की संख्या जो 2000 में 35% थी, वो 2022 में करीब 2 गुना करीब 66% हो गई है। ठीक है, तो मतलब आप देखिए जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी, उसमें जो आपको जो बेरोजगार युवाओं की संख्या 2000 में 35% थी, 2022 में ये 66% हो गई है। तो ILO ने खुद इस डेटा को लेकर कहा कि ये बहुत ही गंभीर हालात हैं। और जाहिर तौर पर जब डेटा कोई भी संस्थान या संस्थाएं, एजेंसियां जारी करती हैं तो वो सरकारों को देखने की जरूरत है कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सर आपसे ये पूछना चाहूंगी, 83% शिक्षित युवा बेरोजगार है, इसके पीछे के क्या कारण नजर आते हैं? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। अगर सरकारी पक्ष में अगर आप देखें मानसी, तो आप ये तो मानेंगे कि सरकार के लेवल पे जिस तरीके से सरकारी नौकरियों का सृजन होता है, ये हम मानते हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या कम है हमारे आबादी के मुकाबले, लेकिन जितना सृजन होना था, चाहे केंद्र सरकार के लेवल पे हो चाहे राज्य सरकारों के लेवल पर हो, तो केंद्र सरकार में आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो उस हिसाब से रोजगार सृजन नहीं हुआ है। और अब जब आप अग्निवीर जैसे योजना लेकर आते हैं 4 सालों के लिए, जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो कि डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए हसरतें पाल कर रखता है, तो जब आप 4 साल कर देंगे तो वहां पे भी उदासीनता लग रही है। युवा जो है 4 साल के लिए कौन नौकरी करने के लिए जाएगा, एक ये पहलू है।
अलग अलग रेलवे हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, वहां पे वैकेंसियां कम हो गई हैं। और जो इन्होंने रोजगार मेले लगाए हैं, रोजगार देखिए वो सरकार ने, क्योंकि जब बैकलैश हुआ तो 2022 में जून में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 से पहले हम 10.5 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। उस भरने की दिशा में कार्य हुआ है, लेकिन क्या वो काफी है? आप जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी है, जितना वर्कफोर्स हर साल जॉब मार्केट में उतर रहा है, ग्रेजुएट होकर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से, चाहे मेडिकल कॉलेजेस से, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो गए, क्या उनको जॉब अवेलेबल है? हम ये सत्य है और आईएलओ का डेटा बता रहा कि ये हो नहीं रहा। एक तो पहली बात। दूसरी बात कि बड़े बड़े उद्योग जो है, ये बात लगातार कहा जा रहा है कि एमएसएमई जो सबसे ज्यादा, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, वो सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करते हैं। ठीक है। अब तमाम अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि एमएसएमई पिछले 4-5 सालों से, या यूं कहें कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से, चाहे जीएसटी के बाद से, जब से ज्यादातर इंडस्ट्रीज फॉर्मल इकोनॉमी में आना, पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी देश में बहुत बड़ी थी। अगर आप ये भी आसान लफ्जों में लोगों को मतलब समझाएं कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है? मतलब संगठित आप जैसे गाजियाबाद में कहा जा रहा है कि कई सारी इंडस्ट्री थी जो कि कैश इकोनॉमी पे वो रन करती थी। ठीक है। लेकिन जब आप नोटबंदी आ गया, जीएसटी आ गया, एक कानून बना दिया गया, उनको फॉर्मल चैनल्स में लाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ईपीएफ का सब्सक्राइब वो दे, ठीक है, सभी खाता धारक हो, इससे उनको सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉयज को। ईपीएफ में आपके पैसे जमा होते हैं तो भविष्य में आपके वो काम आता है, आपका एक सामाजिक सुरक्षा के तौर पे। तो फॉर्मल जो इकोनॉमी में लाने की उनको कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि कैश इकोनॉमी के आधार पर कई एमएसएमईज चला करती थी, वो बहुत सारी बंद हो गई। बहुत उस हिसाब से वो रोजगार नहीं दे रहे हैं जो कि पहले वो लोग दे रहे थे। इसका भी नुकसान एक तो हुआ है। उसके बाद ज्यादातर जो इन दिनों देखा गया है, जो रोजगार का सृजन हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। आप ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा रोजगार का सृजन है। आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट, ये तमाम चीजें आप देख लें। लेकिन वहां पे ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो जिस तरीके से पहले अगर मारुति का प्लांट है, जितना पहले लोग काम करते थे, चाहे अन्य ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर ले, वहां पे ऑटोमेशन के कारण उस तरीके से वर्कफोर्स अब वहां पे एम्प्लॉयड नहीं है। तो जाहिर है कि वहां पे नौकरियों की संख्या घट गई। इसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग, चाइना क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पे एक तो सस्ता लेबर भी है, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिल रहा। भारत एक सर्विस इकोनॉमी है। हम सर्विसेज में बहुत आगे हैं, आईटी सर्विसेज, चाहे हम प्रदान कर रहे हैं सर्विसेज में, हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि एक सैचुरेशन लेवल पर आ गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब तक आप ज्यादा नहीं करेंगे, सरकार ने पीएलआई स्कीम लाकर कई सारे सेक्टर्स, चाहे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, जिससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग देश में हो, रोजगार का सृजन हो, तो सरकार इनकरेज कर रही है। लेकिन ये सब बहुत देर से उठाए गए कदम है। शायद हम बहुत देर है, इसका नतीजा देखने में वक्त लगेगा, लेकिन इन तमाम कारणों के कारण जो रोजगार जो है, जिस हिसाब से हमारा जॉब मार्केट में हमारे जो युवा आ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, जो कि एक कंसर्न है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को अपने यहाँ जो वहाँ पे वैकेंसीज जो हैं, चाहे टीचर की वैकेंसी हो, हवलदार की वैकेंसी हो, पुलिस महकमा हो गया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, वहां पे पदों को भरा जाना चाहिए। आप देखिए डॉक्टर पेशेंट का क्या रेशियो है, नर्सेस पेशेंट का क्या रेशियो है, देश में बहुत विकट स्थिति है। तो स्कूल्स देख लीजिए, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे देख लें तो स्कूल्स बहुत बदहाली की स्थिति में कई राज्यों में आपको नजर आएंगे। 1 या 2 शिक्षक से पूरे स्कूल को चलाया जा रहा है। तो वहां पे ना क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल पा रहा और ना वहां पे रोजगार का ही सृजन हो पा रहा। तो इन तमाम चीजों को केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे एड्रेस करना होगा, तभी हम रोजगार का सृजन करेंगे और इस समस्या से हम निदान भी पा पाएंगे। बिल्कुल सर, और कोई इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप देना चाहें? नहीं, मतलब इसमें कई सारी बातें हैं। आप देखिए, चाहे एक जो मैं दिलचस्प डेटा आज पढ़ रहा था, जिसमें आपको याद होगा कि पिछला जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय देश में बेरोजगारी दर 45 साल के
उच्चतम स्तर पे चली गई थी। 6.1% जो 17-18 तब डेटा को सरकार कहा जा रहा है कि सरकार ने दबाने की कोशिश की, जब चुनाव के नतीजे आ गए तब आए। अभी जो है आज एक डेटा जो सामने आया है, जाहिर तौर पर जब अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनेंगे तो इकोनॉमी का अगर एक्सपेंशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो आज एक जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF जो थिंक टैंक है, उसने एक डेटा जारी किया है। उसने कहा है कि 2028 तक जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी टू 2028 तक, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1% से ज्यादा की कमी आएगी। जो 4.47 जो अभी 2024 में है 4.47, उससे घट के 2028 में 3.68% पे आ जाएगी। आइडियली कितना होना चाहिए? देखिए आइडियली तो बिल्कुल 2% से भी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि सरकार चाहे व्यवस्थाएं सभी को रोजगार उपलब्ध करा सकती है, लेकिन इसमें जितना कम से कम अगर आप देखें, एक डेटा ये है कि 1% GDP अगर बढ़ता है तो करीब 1 करोड़ रोजगार का सृजन होता है। तो अगर हम अपने आर्थिक जो विकास है, उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। हम कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित इकोनॉमी एक बन जाएगा। तो सवाल उठता है कि उस टारगेट को भी अचीव करने के लिए जब तक हम साल के 8 या 9% के दर से विकास नहीं करेंगे, शायद वो मुकाम हम हासिल न कर पाए। तो अभी मान लीजिए कि इस साल तो बहुत बेहतर रहा, जो पिछला फिस्कल ईयर है 23-24, हम हर क्वार्टर में 8% से ऊपर ग्रोथ हम दिखा पाए हैं। लेकिन इसको सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, निरंतर जो है आपको ग्रोथ करते रहना होगा 20 से 25 सालों तक, तब हम जाकर देश में बड़े पैमाने पे रोजगार का सृजन कर पाएंगे। आप देखिए इंटरेस्टिंग बात मानसी, अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, और क्योंकि इस पे बात करना इस वक्त सबसे जरूरी है। दोनों कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि जो GDP में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सेदारी है वो 14% है, उसको हम बढ़ा के 20% करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम PLI और मेक इन इंडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। जाहिर तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी रोजगार को लेकर निशाने पर है जनता के बीच में, और सभी जज करेंगे इस बात पे कि रोजगार का जो वादा किया जाता है सरकारें बनने के बाद पूरा करती है या नहीं। तो सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक विकास अगर तेज होगा तो ज्यादा रोजगार का सृजन होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा तो जाहिर तौर पर रोजगार का सृजन होगा। पिछले कई सालों में आप देखिए देश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, ये सभी सरकारों द्वारा की जा रही है। लेकिन जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, यानी हमारे जैसे निजी जो उद्योगपति हैं वो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बाहर से निवेश नहीं आएगा। जैसे एलन मस्क कह रहे हैं कि भारत आ रहे हैं तो वो टेस्ला का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगाएंगे। तो इसी तरीके से ना केवल एलन मस्क बल्कि और भी लोग अगर आए भारत में और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे प्लांट लगाए, तो ऑब्वियस है कि रोजगार का सृजन होगा और बेरोजगारी की समस्या पे काबू इसको कम से कम किया जा सकेगा। और जो युवा इतने सारे हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज से चाहे टेक्निकल संस्थानों से, उनके लिए रोजगार का सृजन होगा। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ही अहम है, क्योंकि रोजगार को लेकर युवाओं में बहुत रोष है। तो सरकारों को तो परफॉर्म कर दिखाना होगा। अगर आप युवाओं को आप जो है एक सबसे बड़ी बात बताते हैं पूरी दुनिया में घूम के कि हमारे यहाँ 65% आबादी जो है 35 साल से कम उम्र की है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप उसको बोलते हैं। अगर ये उनको रोजगार नहीं मिला मानसी, तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर हो सकता है। तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा, सरकारों को ध्यान में रखना होगा और नीति वैसी बनानी होगी कि ज्यादा देश में रोजगार का सृजन हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.